देखिए, इससे पहले अगर आपको याद है कि जनरल द्विवेदी जो अभी हमारे आर्मी चीफ हैं, वो भी नेपाल के यात्रा पे गए थे, विजिट पे। तो इन रिटायर्ड 6 चीफ्स को मिला लें तो करीब 7 चीफ एक बहुत छोटे से दौर के अंदर इन्होंने नेपाल का वो किया है, विजिट की है। देखिए, पहले से भी कभी भी अग्निवीर में कोई बंदिश इंडियन आर्मी ने नहीं लगाई है नेपाली रेजिडेंट्स के अग्निवीर में भर्ती में। जी ये जो डिनायल है, जो बंद किया गया है, ये किया गया है नेपाल की पहल पे, नेपाल गवर्नमेंट की पहल पे। तो अभी हमारे ख्याल से ऐसी कोई पहल मुझे नहीं दिखाई देती इन नियर फ्यूचर में कि नेपाल में सीएसडी अरे मैं तो कहूंगा इन लोग को आना चाहिए, गोरखपुर आए, 2-4 और वेटरन्स के साथ बैठ के 2 ड्रिंक पिए और साथ में फिर अपना सीएसडी से सामान खरीदें। जय हिंद। ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। गोरखास को लेकर मैंने बातचीत करनी है क्योंकि जब से अग्निवीर स्कीम आई है या जब से कोरोना आया है उसके बाद गोरखाओं की भर्ती नहीं हुई है। इस मुद्दे पर मैंने पहले भी आपके साथ बातचीत की, लेकिन अब एक बड़ी अहम अपडेट आ रही है और ऐसा अमूमन होता नहीं है कि भारत के 6 पूर्व आर्मी चीफ जो हैं वो नेपाल में हो, जिनमें जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह, जनरल दीपक कपूर, जनरल विजय कुमार सिंह यानी कि वीके सिंह साहब, जनरल दलवीर सिंह सुहाग, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और जनरल मनोज पांडे, यानी कि 6 आर्मी चीफ हमारे नेपाल पहुंचे और भगवान शिव पशुपतिनाथ मंदिर भी गए, भोले बाबा जी के दर्शन किए, माथा उन्होंने वहां पर टेका। लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपसे समझना चाहूं कि अमूमन ऐसा होता नहीं है कि 6 पूर्व आर्मी चीफ नेपाल जाएं या किसी देश जाएं एक साथ में। भारत नेपाल संबंधों में अग्निवीर को लेकर एक अड़चन और इस बीच 6 पूर्व आर्मी चीफ का नेपाल जाना, इसे सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, इससे पहले अगर आपको याद है कि जनरल द्विवेदी जो अभी हमारे आर्मी चीफ हैं, वो भी नेपाल के यात्रा पे गए थे, विजिट पे। तो इन रिटायर्ड 6 चीफ्स को मिला लें तो करीब 7 चीफ एक बहुत छोटे से दौर के अंदर इन्होंने नेपाल का वो किया है, विजिट की है। इससे पहले कि नेपाल चीफ भी आए थे इंडिया में, जी सर। उनको उनको प्रेसिडेंट ने ऑनरी जनरल ऑफ इंडियन आर्मी का खिताब भी उनको किया था। सिमिलरली इंडियन जो चीफ जो है जब नेपाल गए थे, उनको भी उसी इज्जत से नवाजा गया था। और ये जो अभी विजिट हुई है 6 रिटायर्ड एक्स आर्मी चीफ्स का जो विजिट हुई है पशुपतिनाथ पे, वो भी एक पावन पर्व पे शिवरात्रि के दिन, ये एक बहुत अच्छी पहल है जो नेपाल आर्मी के चीफ के इनविटेशन पे हुई थी। ओके सर। तो वो एक अच्छा इंडिकेशन है कि जो दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं, उनकी मधुरता और उसको उसके इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है ये एक पहल है। और वो एक बहुत अच्छा कदम है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है नेपाल आर्मी की पहल पे। ओके। और इस पे रेसिप्रोकेट करना इंडियन आर्मी को, वो एक और उससे भी अच्छा एक पहल है। देखिए, नेपाल के साथ और इंडिया के रिश्ते इतने मजबूत और इतने पुश्तैनी, इतने पुराने हैं। और ख़ास तौर पे एक जो एक ही जिसको कहते हैं रिलीजन को मानने जी वाले और तौर तरीके, और दूसरी तरह से कई जो नेपाली जो लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं, उनकी बहुतों के जो लड़कियां हैं उनकी शादियां नेपाल में हो चुकी हैं। बिल्कुल कई सर। नेपाल में रहने वाली लड़कियों की शादियां इंडिया में हो चुकी हैं। कोई बंदिश नहीं है, कोई वीजा नहीं है एक दूसरे के यहाँ आना जाना। अब ये इतने मधुर रिश्तों को तोड़ने को, उसको खराब करने में, देखिए, जो चाहे नेपाल के दुश्मन हो चाहे भारत के दुश्मन, वो हमेशा इसमें कुछ ना कुछ अपना पहल किए रहते हैं। जी तो उस हिसाब से एक बहुत अच्छा कदम है, बल्कि इसको बहुत एक पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। और बिल्कुल। इसका इसका फॉलो आउट भी बहुत पॉजिटिव होगा, मुझे लगता है, समाज में भी, नेपाल में भी और इंडिया में भी।
जी, क्योंकि ये विजिट उस वक्त भी हुई है सर जब 2020-2019 के बाद से ही गोरखाओं की भर्ती इंडियन आर्मी में नहीं हुई है। अग्निवीर आने के बाद तो केपी ओली का एक अलग ही स्टैंड है। तो क्या इस विजिट के दौरान कोई दोनों आर्मी के बीच में कोई बातचीत की होप आप देख रहे हैं, या नेपाल की आवाम को समझाने की कोशिश, या कुछ उम्मीद देख रहे हैं आप कि गोरखा की भर्ती फिर शुरू हो? देखिए, पहले से भी कभी भी अग्निवीर में कोई बंदिश इंडियन आर्मी ने नहीं लगाई है नेपाली रेजिडेंट्स के अग्निवीर में भर्ती में। जी, ये जो डिनायल है, जो बंद किया गया है, ये किया गया है नेपाल की पहल पे, नेपाल गवर्नमेंट की पहल पे, उनका विचारधारा पे है। तो मुझे लगता है कि उनको पहल करनी चाहिए कि भाई अग्निवीर में वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कितना रेवेन्यू जनरेशन होता है, कितना फॉरेन करेंसी उनको मिलती है, और कितने लोग जो बाद में अच्छे एक ट्रेंड सोल्जर जो उनके जिसको कई जगह और नौकरियां मिल सकती हैं, उसको कई भारत में भी बहुत जगह नौकरियां मिलेंगी। उसके अलावा जो ट्रेंड अग्निवीर, मान लो किसी को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला आर्मी में, जी, तो उसको मौका है, वो विदेश भी जा सकता है। ऐसे ट्रेंड सोल्जर्स को बहुत सी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में गार्ड और की नौकरियां मुआवजा होती हैं, और बहुत तरह की सिक्योरिटी से रिलेटेड नौकरियां मिलती हैं। तो मुझे लगता है ये एक तरह से ये पॉलिटिकल जो टर्मोइल नेपाल में चल रहा था, उसका एक नुकसान है, जिसको उन लोग को विचार करना चाहिए कि इसकी वजह से उन्हीं का बहुत ज्यादा नुकसान है। जी, भारत एक बहुत बड़ा देश है, उसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए जो यंग राइफलमैन बनने के लिए बहुत लोग हैं, और मिल जाएंगे, हमेशा आते रहे। अग्निवीर कम में कभी लोगों की भर्ती में कमी नहीं आएगी। ये तो अच्छा होगा अगर नेपाल के सोल्जर, जिसमें मुझे बहुत गर्व है, और मैंने बहुत साल 35 साल करीब जी, नौकरी करी है उनके साथ, तो अगर मुझे मुझे अंदर से बड़ा अच्छा नहीं लगता, अफसोस होता है कि एक अच्छा सोल्जर जो इंडियन आर्मी में बहुत अच्छी इज्जत कमा सकता था। और एक चीज मैं रिपीट करूंगा, जो आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी, जी, कि इंडियन आर्मी में प्रमोशन में किसी प्रकार की भाईबंदी नहीं है। कोई भी नेपाल का बाशिंदा इंडियन आर्मी में चीफ तक बन सकता है, अगर ओके, आर्मी का अफसर बन जाए, और वो अगर प्रमोट होता रहे तो वो काबिलियत होगी तो जनरल तक बन सकता है। बहुत से आर्मी के जनरल जो नेपाल डोमिसाइल रहे हैं, जो कि इंडिया में लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक तक पहुंचे हैं। तो ये वाह, कोई हम लोग ऐसा थोड़ी है कि कोई, ये पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं, उन्हीं के आज जब से डेमोक्रेसी आई है नेपाल में, पहले जी, किंगडम थी, उसके बाद से दो पार्टीज की जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, स्टेबिलिटी अभी पॉलिटिक्स में नहीं आई है, उसकी उसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये एक अच्छा एक पहलू है। बस एक पॉइंट इस मुद्दे से जुड़ा हुआ ये भी है कि हाल ही में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया, और उन्होंने कहा कि हाँ, बीच में थोड़ा इनटेक में एक कमी आई थी अग्निवीर के, और तमाम चीजें ऐसी निकल कर अब सामने आ रही है कि जो क्रीम है देश की, जो भारत की क्रीम है इस वक्त युवाओं की, वो सीएपीएफ में जाना ज्यादा प्रेफर कर रही है। अब जो सोल्जर्स अग्निवीर के तौर पे आ रहे हैं वो क्रीम नहीं है, आपको दूध उसमें लेना पड़ रहा है, क्योंकि सबको एक जॉब की सिक्योरिटी चाहिए। इस बीच हम कैसे नेपाल से होप कर सकते हैं कि वो अपनी क्रीम को भारत को सौंप दे 4 साल के लिए? देखिए, जिस वक्त भर्ती के लिए आदमी आता है, वो एक रॉ यंग आदमी होता है, जो अपनी जी, पढ़ाई लिखाई के बाद वो एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देता है। उसकी असलियत, उसकी कैरेक्टर, उसको ट्रेनिंग करना, उसके बाद उसके कैरेक्टर को स्टडी करने में थोड़ा समय लगता है। अगर देखिए, अगर कभी भी कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखी जाती है, चाहे आर्मी में हो, चाहे किसी भी विभाग में हो, कहते हैं मिनिमम 90 दिन लगते हैं आदमी की असलियत, उसके कैरेक्टर को असेस करने में। ओके, उसी तरह जब अगर आप अग्निवीर में किसी जवान को लेते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि उसमें जो जिसको आप विचार कर रहे हैं, जिसको लेना चाहते हैं, एक सही विचार। क्योंकि देखिए, अग्निवीर में जब आते हैं, वो कोई एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू नहीं आते हैं। जी, वो एक एसएसबी नहीं है, वो इस तरह का ट्रेनिंग, वो जो
फिजिकल ट्रेनिंग और जो उनका रिटन टेस्ट है उसके बिल्कुल। बेसिस पे और मेडिकल के हिसाब से ले लिए जाते हैं। उनका सही ट्रेनिंग में जो परवरिश होती है, जो ट्रेनिंग में उनको विचारधारा उनको सिखाई जाती है इंडियन आर्मी की, और उसके बाद उनका जो रहन सहन और काम करने का तरीका, उससे पता चलता है कि उसका आदमी का कैरेक्टर कैसा है। इंडियन आर्मी लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा किसी को सिलेक्ट करना पसंद करती है, और जब डिमांड और सप्लाई में, जब सप्लाई ज्यादा हो तो ऑब्वियसली जो उसमें जो रिक्वायरमेंट है, जो बेस्ट वो एक तरह का कंपटीशन हो जाता है जिसमें बेस्ट अवेलेबल सोल्जर्स होते हैं, उनको परमानेंट टाइप की नौकरी मिलती है, और वो हमारी आर्मी के लिए दुरुस्त भी है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, सोल्जर लेवल पे हमको यंग लोग चाहिए। देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो जॉब है और पुलिस का जॉब, उसको आर्मी के जॉब से कंपेयर नहीं किया जा सकता। आर्मी, पहली बात तो आर्मी एक ऐसा पेडेस्टल पे ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे पूरा जो भारत है, जो कोई भी, भारत क्यों, कोई भी कंट्री अपनी आर्मी जो उनका लास्ट रिजॉर्ट होता है इस्तेमाल करने के लिए, लॉ ऑर्डर के लिए, चाहे अपनी देश की हिफाजत के लिए, तो उसमें किसी तरह की भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रोफाइल देखिए, अगर आप परमानेंट 60 साल की उम्र तक अगर सोल्जर को रखेंगे तो वो सोल्जर रह नहीं जाता है। बिल्कुल सर। अब पुलिस में देखिए, जो जवान है वो 60 साल की उम्र तक नौकरी करता है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, और उनके भी फील्ड में हमेशा यंग लोग हमेशा रखे जाते हैं। आर्मी में हमेशा जैसे वो प्रमोट होते हैं तो उनका मोर टेबल जॉब हो जाता है, इसी तरह आर्मी में यंग प्रोफाइल की बहुत सख्त जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कि आपके देश की हिफाजत हो सके, आपके दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, और एक अच्छी हष्ट पुष्ट आर्मी आपके लिए, आपको कंट्रोल, वो सेफ रखने के लिए आपके घर पे, उसके लिए जरूरत है कि यंग प्रोफाइल रखा जाए। इसलिए मैं तो अग्निवीर का हितैषी हूं। उसको आपको पैरामिलिट्री से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है। पैरामिलिट्री अलग रिक्वायरमेंट है, अलग टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट है। ये जरूर है, अगर आर्मी में किसी को मान लीजिए उसको नहीं अब्जॉर्प्शन होता है, तो लेटरल इंडक्शन में एक अच्छा ट्रेन्ड सोल्जर पैरामिलिट्री फोर्सेस को और पुलिस विभाग को मिल सकता है, जिसको उनको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा अपना विचार ये है। बिल्कुल आपका विचार, क्योंकि विचार डिफरेंट हो सकते हैं। मेरा मानना है कि एक सोल्जर बनने में कम से कम 7 साल एक जवान को लगते हैं। 7 साल बाद कोई जवान जो है एक परफेक्ट सोल्जर जो है बन पाता है, चाहे वो इन्फेंट्री का हो, किसी का। 4 साल में वो एक बच्चा है जिसे आप भर्ती करके बाहर का रास्ता दिखा देंगे। इसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है सर सबके, लेकिन एक पॉइंट और जो नेपाल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी और आपकी जो पिछली बार चर्चा हुई थी उसमें एक व्यूअर्स ने कहा था, एक नहीं बल्कि कई व्यूअर्स के कमेंट आए कि साहब से बात करिएगा कि भाई नेपाल में कम से कम सीएसडी तो खुलवा दीजिए, हमने आपके देश की इतनी सेवा की और हमें कुछ भी सामान लेना पड़ता है उसके लिए हमें गोरखपुर जाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि साहब के साथ बैठूंगा तो भाई मेरे पास तो वही है गोरखा रेजिमेंट से जुड़े हुए, तो मैं उनसे जरूर ये सवाल करूंगा। देखिए, मैं अपनी ओपिनियन ही दे सकता हूं। मैं कोई गवर्नमेंट का विभाग का आदमी नहीं हूं, मैं तो एक रिटायर्ड सोल्जर हूं। मैं ये कह सकता हूं कि मैं ट्रैक पे कई बार नेपाल जा चुका हूं, और काफी रिमोट एरियाज हम घूम चुके हैं। हम उस जमाने में नेपाल गए हैं जब साल्यान, प्यूठान, जहाँ पे तब कच्ची सड़कें नहीं होती, ट्रक के ऊपर और ट्रैक्टर की ट्रॉली पे बैठ के हम गए। बुटवल से डांग घुराई गए थे, एक नदी पड़ती थी, उसको पार करा, फिर ट्रैक्टर की ट्रॉली में हम प्यूठान गए थे, साल्यान गए थे, और प्रहरी घर के कैदी घरों में मैंने रातें गुजारी हैं। नॉट एज कैदी, बल्कि सोने की कोई जगह नहीं थी तो उसमें रहे। तो हमने पूरे अच्छी तरह नेपाल देखा है। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने एम्बेसी के थ्रू एक 14 पेंशन पेइंग ऑफिसेज एस्टेब्लिश कर रखे थे। उस जमाने में जो गोरखा सोल्जर रिटायर होके जाते थे रिमोट एरिया में, तो पेंशन उनको डिस्ट्रीब्यूट करी जाती थी कैश में। उसके लिए यहाँ से एक इंडियन एम्बेसी से लोग आते थे और पेंशन पेइंग ऑफिसेज में 3-4 दिन रहते थे, वहां पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन करते थे।
तो ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता था कि जिससे कि जवानों को उनके घर के पास ही उनको पेंशन मिल जाए। ये करीब ऑन एन एवरेज साइकिल करीब 2 साल में एक बार लोग आते थे पेंशन लेने, साल में या 2 साल में एक बार आते थे। ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता था। इसके साथ में एक मेडिकल कैंप एस्टेब्लिश होता था, जिसके लिए एक मेडिकल टीम बाकायदा कॉन्वॉय इंडिया से गोरखपुर से जाके और पार करके, और उस पेंशन पोइंग जहां पे भी ऑफिस लगता था वहीं पे एक पेंशन ये मेडिकल कैंप भी एस्टेब्लिश होता था जी। इसके साथ छोटी मोटी सीएसडी की व्यवस्था भी साथ में जाती थी। तो वो एक तरह की मोबाइल सीएसडी हुआ करती थी जो जाती थी। अब देखिए जमाना बदल गया, सबकी पेंशन जो है वो बैंकों के थ्रू उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। बिल्कुल। कई बार वो थोड़े इररिस्पॉन्सिबल सोल्जर्स जो थे कैश लेके गए और कहीं भट्टी में बैठे वहां पे अपना पी पा के और पूरा उड़ा देते थे। तो अब ये व्यवस्था ज्यादा अच्छी है जिससे पेंशन जो है लोगों के बैंक में आती है, और जो घर की महिला है उसको उसमें थोड़ा सा कंट्रोल मिल जाता है। और जहां तक सीएसडी वहां भेजने का सवाल है, आपकी ये बात से मैं सहमत हूं, लेकिन कितना प्रैक्टिकल होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि गोरखपुर ये लखनऊ, देखिए नियरेस्ट सीएसडी डिपो जो है लखनऊ में है जी, और वहां से जो है लेके सीएसडी जाके और उसकी सिक्योरिटी, उसकी हिफाजत और लाखों करोड़ों का सामान, फिर उसकी उसकी देखभाल। आज के दिन हम लोग ईसीएचएस के बहुत जगह एस्टेब्लिश हैं सब डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन कई जगह जो सीएसडीज यहाँ इंडिया में भी चलाई जा रही हैं, जो मेन सीएसडी नहीं है, सब्सिडरी सीएसडी लोग एक्स सर्विसमैन के सहूलियत के लिए चलाई जा रही। तो उसमें भी उसको भी रिप्लेनिश करने में काफी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है। तो अभी हमारे ख्याल से ऐसी कोई पहल मुझे नहीं दिखाई देती इन नियर फ्यूचर में कि नेपाल में सीएसडी अरे मैं तो कहूंगा इन लोग को आना चाहिए, गोरखपुर आए, जरा घूमे, लखनऊ आए, वहां पे एक वेटरन्स के लिए बढ़िया रहने की व्यवस्था है, क्लब है, वहां आए, 2-4 और वेटरन्स के साथ बैठ के 2 ड्रिंक पिए और साथ में फिर अपना सीएसडी से सामान खरीदें। अपने घर की परिवार की महिला को साथ लेके आना चाहिए। ये तो मैं न्योता दूंगा नेपाल के रहने वालों को, खास तौर से जो तराई रीजन के हैं, वो आसपास के एरिया के हैं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि सीएसडी की व्यवस्था में थोड़ी उन लोग को तभी मौका मिलता है जितनी बार वो इंडिया विजिट करते हैं, वरना शायद उनके लिए थोड़ा जरूरत होता है, क्योंकि एक उम्र भी होती है और एक उम्र के बाद होता है इंसान की वो जाने आने से बचता है। अब मैं आपको बता दूं, मैं रहता हूं जहां पे, यहाँ से भी हमारे यहाँ पास में एक सीएसडी है, उसमें इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि मैं खुद ही नहीं जा पाता हूँ। सारे एक्स सर्विसमैन आते रहते हैं पूरे पूरे दिन। तो हम लोग कभी कभी घूमने दिल्ली गए तो जाके दिल्ली की कैंटीन से जाके अपना लेके सामान आ जाते हैं, 7 महीने भर का या 2 महीने का, उसके बाद उसी से काम चल जाता है। तो ये व्यवस्था हम लोग इस तरह से, चलिए ये अच्छा रास्ता दिखाया कि कम से कम भारत घूमने आइए आप गोरखपुर में, और इनवाइट भी किया आपने। लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है, और उम्मीद हम यही करेंगे कि भारत सरकार इसके बारे में सोचे कि कम से कम 2 या 3 जगह पर ऐसी जिलों में वहां पर हो, ताकि जवान आए और अपना सामान ले सकें। लेकिन शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित सर, इस मुद्दे पर आए, और 6 अगर आर्मी चीफ पहुंचे हैं, 7 आर्मी चीफ अगर पहुंचे, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बहाली गोरखा सैनिकों की फिर से इंडियन आर्मी में हो सके। थैंक यू सर। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं तो चाहूंगा कि मेरे जिंदगी में जब तक मैं जिंदा हूं, मैं चाहूंगा रिश्ते हमारे नेपाल से बहुत मधुर रहें और बहुत ज्यादा आना जाना रहे, शादियां होती रहें। हमें बीच में जब पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से जब चीजें पढ़ने में आती हैं अखबारों में, तो अंदर से एक दुख लगता है, मतलब बुरा लगता है। और मुझे लगता है इसी तरह जो लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी इंडियन आर्मी के साथ, उनको वो उधर जो अपने घरों में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उनको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा। इस चीज को विचार करना चाहिए वहां की सरकार को। एक चीज आपका समय लेते हुए मैं कहना चाहता हूं, देखिए कोई भी कंट्री में पहले तो एक वो किंगडम थी, अभी वहां पे एक
वो है क्या कहते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी आई है। जी तो डेमोक्रेसी को भी स्टेबलाइज होने में थोड़ा समय लगता है, कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं जब एक स्टेबल डेमोक्रेसी जो है काम करना शुरू कर देती है। तो हम लोग को भी थोड़ा समय देना चाहिए, थोड़े दिन में स्टेबल डेमोक्रेसी हो जाएगी। जब तक इनस्टेबिलिटी रहेगी तब तक जो है देखिए इस तरह की चीज़ों में, व्यवस्था में दिक्कत होती रहेगी। अभी देखिए बांग्लादेश में बिल्कुल सर, बिल्कुल टर्मोइल होने लगा, इतना स्टेबल वो था। तो हमें लगता है अच्छे इलेक्शन हो जाए, अच्छा स्टेबल सरकार बन जाए, अपने आप चीजें अपनी जगह पे सेटल हो जाती हैं। ये चलिए, मेरी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा और हम चाहेंगे कि गोरखाओं की भर्ती हो, क्योंकि बहुत जरूरी है भारतीय सेना के लिए गोरखा और गोरखाओं के लिए भारत। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और इस मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू।